नमस्कार, बाइजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 29 अक्टूबर 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, आप लोग बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं और मैं यही अपेक्षा करता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा उत्तर दें। भले ही सरल प्रश्न क्यों ना हो, सभी के उत्तर जरूर दें। तो आइए पहले टॉपिक की ओर चलते हैं। आज के पृष्ठ संख्या 6 पर आया हुआ है यह द हिंदू के। इसको हम पॉलिटी से जोड़ सकते हैं, द डेथ पेनाल्टी एंड ह्यूमनाइजिंग क्रिमिनल जस्टिस। तो दोस्तों, इस आर्टिकल के माध्यम से हम लोग यह चर्चा करेंगे कि मृत्युदंड एवं आपराधिक न्याय के मानवीकरण के बारे में, जो कि हमारे चीफ जस्टिस यू ललित के द्वारा कुछ सराहनीय प्रयास किए गए हैं। इसमें हम इसके साथ साथ बात करेंगे कि मृत्युदंड क्या होता है, मृत्युदंड से संबंधित मामलों की चर्चा करेंगे और मृत्युदंड को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय के हाल के रुख क्या हैं। इन सब बातों की चर्चा इस आर्टिकल के माध्यम से करेंगे। तो दोस्तों, चीफ जस्टिस ललित की सराहना होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रकाश विश्वनाथ में मौत की सजा, यानी प्रकाश विश्वनाथ का जो केस था उसमें मृत्युदंड के कानून से संबंधित उन्होंने एक साहसिक पहल की और इसके साथ साथ मोहम्मद फिरोज के मामले में भी पुनर्विचार याचिका के लिए आदेश दिया। तो यह ध्यान 3 जजों की बेंच, जिसमें वर्तमान सीजेआई और जस्टिस रविंद्र भट्ट तथा जस्टिस सुधांशु धूलिया द्वारा लिखित एक निर्णय मौत की सजा को लागू करते समय संभावित कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार करने के संबंध में दिशा निर्देश करने पर केंद्रित है। तो दोस्तों, न्यायालयों द्वारा जिस तरह से मृत्युदंड दिया जा रहा है उस पर व्यक्त चिंताओं को स्वतः संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने प्रक्रिया की समीक्षा शुरू की है। यानी सर्वोच्च न्यायालय मृत्युदंड के मामले में मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस, यानी समनकारी परिस्थितियों के निर्धारण के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करने पर विचार कर रहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आरोपित के पास अर्थपूर्ण, वास्तविक और प्रभावी सुनवाई का अवसर होना चाहिए। साथ ही दंड के प्रश्न से संबंधित साक्ष्य पेश करने का मौका भी होना चाहिए। तो दोस्तों, सीजेआई दोषसिद्धि के बाद सजा पूर्व सुनवाई का अधिकार प्रदान करने वाला विधायी जनादेश होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कहना है। यानी उन सभी मामलों में जहां मौत की सजा देना सजा का विकल्प है, गंभीर परिस्थितियां हमेशा रिकॉर्ड में रहेंगी और अभियोजक के साथ साक्ष्य का हिस्सा होंगी। दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में यह बताने का प्रयास करूंगा कि मृत्युदंड होता क्या है। दोस्तों, मृत्युदंड सजा का सबसे कठोरतम स्वरूप होता है। यह वह दंड होता है जिसमें मानवता के विरुद्ध निसंस्तम एवं जघन्य अपराधों के लिए यह दिया जाता है। तो भारतीय दंड संहिता के तहत कुछ अपराध जिनके लिए मृत्यु दंड की सजा दी जा सकती है, जैसे उसमें आता है हत्या, यानी धारा 302। तो इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत अगर किसी को मृत्यु दंड दिया गया है तो राष्ट्रपति द्वारा आजीवन कारावास या क्षमा में रूपांतरित भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसमें यही हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कहना है कि अपराध बोध की गुणवत्ता, यानी भविष्य के कदम क्या होने चाहिए। तो सीजीआई के नेतृत्व में 3 जजों की बेंच की जो साहसिक पहल है, उसके तहत सबसे बड़ा जो निर्णय लेना चाहिए, बड़ी बेंच की रचना और न्यायपालिका का सुझाव अपने आगे के रचनात्मक रास्ते जारी रखने के लिए है, क्योंकि सीजेआई 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ बनेंगे। तो दोस्तों, यहां पर यही बात महत्वपूर्ण हो जा रही है। यह जो बड़ी बेंच की रचना होगी तो इससे न्यायिक प्रक्रिया में सुधार होगा और दूसरा है कि समाज सार्थक सुनवाई के क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए किस हद तक तैयार है, यहां तक कि पहले के अपराध निर्धारण चरण तक। यानी अब तक आपराधिक दायित्व
अपराध और मंजूरी दंड के घटक का एक उत्पाद है। तो दोस्तों, अलगाव में इन दो घटकों पर विचार करने से अपराधी और उसकी सजा या सजा के बीच एक संबंध टूट जाता है। तो क्या समन करने वाले कारक केवल वाक्य को प्रभावित करते हैं और दोषी मन की प्रकृति और गुणवत्ता को नहीं बदलते हैं, या अपराधी जो सजा के लिए एक बड़ा औचित्य का गठन करते हैं, तो अपराध से पहले और बाद में गंभीर से हल्के मानसिक विकारों से पीड़ित मृत्यु की पंक्ति के कैदियों के दोषी दिमाग की गुणवत्ता को कब तक और किस कीमत पर अनदेखा करना जारी रखना चाहिए, यह मृत्यु रिपोर्ट के अध्याय 4 में अनुभवजन्य साक्ष्य के अनुसार दिया गया है। तो दोस्तों, शायद पश्चिमी महत्वपूर्ण आपराधिक कानून के विद्वानों द्वारा दिए गए कुछ जवाब होंगे जिन्होंने पहले से ही शुरुआती अपराध के बीच भेद करना शुरू कर दिया है, जो प्रतिगामी, अभियोजन और दंडात्मक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा ध्यान केवल अपराधियों के उन्मूलन पर नहीं हो, बल्कि अपराध के उन्मूलन पर भी हो। तो आपराधिक कानून में दंड का उद्देश्य यदि व्यापक दृष्टिकोण एवं परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो एक व्यवस्थित समाज के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। यहां सबसे बड़ी आवश्यकता है कि शांति की बहाली सुनिश्चित करने के लिए, भविष्य में होने वाले अपराधों को रोकने के लिए अपराधी और पीड़ित के प्रतिस्पर्धी अधिकारों को संतुलित किया जाए। तो दोस्तों, मृत्युदंड के आंकड़ों के आधार पर देख सकते हैं, यहां पर सेशन कोर्ट में डेथ सेंटेंस इन 2018 162 दिया गया है। इसी तरह से 2019 में 102 हाई कोर्ट में आप देख सकते हैं ये दिया गया है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है। तो दोस्तों, यह मृत्युदंड से जो जुड़े मामले हैं, जैसे जगमोहन सिंह बनाम यूपी राज्य, यह 1973 का मामला है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अनुसार, तो अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी इसमें सभी प्रकार की स्वतंत्रता है, खाने की, पीने की, जीने की स्वतंत्रता, निजता का अधिकार, सब इसी के अंतर्गत आता है। तो किसी को जीवन से वंचित करना संवैधानिक रूप से स्वीकार है यदि ऐसा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है, यानी कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत वह फिट बैठता है, तो ऐसे में उनको दंड देना तर्कसंगत हो जाता है, यानी उनको दंड दिया जा सकता है। लेकिन उनके अधिकारों को देखते हुए अगर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार नहीं हो रहा है, तब यह मृत्युदंड उचित नहीं है। इसी तरह से बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1979 में इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मृत्युदंड केवल दुर्लभतम या रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामले में ही दिया जाना चाहिए। मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य में भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कारकों की रूपरेखा तैयार की जो यह निर्धारित करते हैं कि क्या किसी मामले को दुर्लभतम से दुर्लभ माना जाना चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इन दो सवालों को सूचीबद्ध किया जिनका जवाब अलग अलग मामलों पर मौत की सजा लागू करने से पहले दिया जाना चाहिए। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या अपराध इतना असाधारण है कि किसी अन्य सजा को देने की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरा यह है कि भले ही शमनकारी परिस्थितियों को अधिक महत्व दिया गया हो, तब भी क्या वे परिस्थितियां मृत्युदंड की आवश्यकता रखती हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल के दिनों में मृत्युदंड पर जो अपना रुख तय किया है, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया है कि मौत की सजा से संबंधित मामले में निर्णय सुनाते समय दोषी की सामाजिक पृष्ठभूमि, आयु, शैक्षिक स्तर को भी ध्यान में रखकर निर्णय देना होगा। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने यह भी कहा है कि मृत्युदंड दिया जाए या नहीं, यह तय करने से पहले दोषी के मनोवैज्ञानिक क्रियाकलाप, उसके व्यवहार के संबंध में भी विचार किया जाना चाहिए। तब जाकर के यह निर्णय लें जिससे कि लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर हम निर्णय लेते हैं तो यह निश्चित रूप से एक व्यक्ति के लिए तो सकारात्मक है और एक व्यक्ति के लिए नकारात्मक है, तो दोनों को पक्ष पोषित करना काफी कठिन हो जाता है। तो ऐसे में न्यायालय इन दिशा निर्देशों के माध्यम से मानवीकरण यानी आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया में सुधार करते हुए मानवीकरण पर
ज्यादा जोर दे रही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। पृष्ठ संख्या 6 पर ही आया है संपादकीय पृष्ठ पर। इसको हम पर्यावरण जलवायु परिवर्तन से जोड़ सकते हैं। एट कोप 27, दोस्तों कोप 26 की बात तो सुनी होगी। कोप 26 की बात तो सुनी ही होगी, जो कि ग्लासगो में हुआ था, जिसमें भारत ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य रखा है। तो मूव द नीडल ऑन क्लाइमेट एक्शन। तो दोस्तों अब जो है इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कोप 27 की, जो कि 6 नवंबर से इजिप्ट यानी मिस्र में यह शुरू हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग के सबसे बुरे प्रभावों को रोकने के लिए यह वास्तविक प्रगति पर इसमें चर्चा होगी। इसका मतलब यही है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के लिए राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं पर कोप 21 के महत्वपूर्ण पेरिस समझौता कब हुआ था? 2015। और वनों की कटाई को रोकने के लिए कोप 26 के उल्लेखनीय ग्लासगो समझौते से परे जाना होगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग बात करेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या होता है, इसके अभी तक के जलवायु परिवर्तन से संबंधित परिणाम क्या रहे हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो कोप 27 मैंने क्या बताया कि 6 नवंबर को यह मिस्र में शुरू हो रहा है। तो इसमें अमीर राष्ट्र अभी भी बड़े पैमाने पर वित्त पोषण का विस्तार करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि वह ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन करने में सबसे आगे हैं, यानी पहली पंक्ति पर वो खड़े हैं। जीवाश्म ईंधनों का वह बेतरतीब प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और वैश्विक संकट की ओर पृथ्वी बढ़ रही है। ऐसे में यह अमीर राष्ट्र अभी भी वित्त पोषण करने के लिए हिचकिचाते हैं, जो कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को जलवायु कार्रवाई के लिए आवश्यक है। क्योंकि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं वाले जो देश हैं, अभी उनके पास उतना वित्त नहीं है जिसके माध्यम से वह जलवायु कार्रवाई के लिए पहल कर सकें। तो ऐसे में इन विकसित देशों को इसमें इंटरेस्ट जगाना होगा। दोस्तों शीर्ष 5 उत्सर्जक देश चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, रूस और जापान द्वारा जीवाश्म ईंधन का निरंतर प्रयोग हो रहा है। इसके साथ साथ दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भी हो रहा है। तो दोस्तों पेरिस समझौते में क्या निर्णय लिया गया था? 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने में मदद करने के लिए 2050 तक कार्बन तटस्थता तक पहुंचने के लिए उनकी अधिकांश योजनाएं अभी भी अपर्याप्त हैं। और अमीर देश जबकि पहले भी दिखा चुके हैं कि वैश्विक आपात स्थितियों से निपटने के लिए वह ज्यादा से ज्यादा संसाधन जुटा सकते हैं। दोस्तों यह देश 2008-9 के वैश्विक वित्तीय संकट में भी किया और 2020 में किए गए 15 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए शानदार ढंग से वित्त पोषण किया। लेकिन जब जलवायु परिवर्तन की बात आती है तो ये लोग हाथ खींच लेते हैं। तो अमीर देश विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त में सालाना कम से कम 100 अरब डॉलर के संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य को बढ़ाने में निराशाजनक रूप से विफल रहे हैं। वह जो है कभी भी 100 अरब डॉलर का जो लक्ष्य रखा है वहां पहुंचते ही नहीं। सिंगापुर जैसे छोटे देशों ने घोषणा की है कि वह 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करेगा, जो कि एक शक्तिशाली संकेत है। वह भले ही वह केवल 0.1% कार्बन फुटप्रिंट वाले देश से आ रहा हो। इसी तरह से हमारा भारत जो कि एक विकासशील देश है, देखा जाए तो प्रति व्यक्ति कार्बन इमिशन बहुत पीछे है विकसित देशों की तुलना में, लेकिन उसने भी नेट जीरो के लिए 2070 का लक्ष्य रख दिया है। तो चीन अक्षय ऊर्जा के मामले में दुनिया में सबसे अग्रणी है, लेकिन ऊर्जा उत्पादन में अभी भी कोयले और गैस का हिस्सा 70% से अधिक है। हालांकि चीन ने 2060 तक ही शुद्ध शून्य की घोषणा की है और उनकी यह शुद्ध शून्य के लिए 2050 की तारीख को आगे बढ़ाने का भी क्षण है। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि हवा में लगभग 3/4 ग्रीन हाउस गैसेस के लिए यह ऊर्जा जिम्मेदार है। तो निम्न कार्बन ऊर्जा को वैश्विक अर्थव्यवस्था के डिकार्बोनाइजेशन का नेतृत्व करने की आवश्यकता है। दोस्तों भारत में घरेलू हीटिंग और कूलिंग के लिए जीवाश्म ईंधन से कहीं अधिक बड़े स्विच की आवश्यकता है। यानी जीवाश्म ईंधन, हालांकि भारत यह कह रहा है कि वह स्टेप बाय स्टेप जीवाश्म ईंधन को खत्म कर देगा और आने वाले दिनों में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर वह ज्यादा ध्यान देगा और दे भी रहा है। तो दोस्तों बैंक जलवायु परियोजनाओं को बढ़ा सकते हैं। कोप 27 को प्रदूषण के स्रोत पर एक महत्वपूर्ण कार्बन टैक्स की मांग करनी चाहिए और विकसित देशों से आग्रह करना चाहिए कि वह वित्त पोषण में जो लक्ष्य
लक्ष्य राशि है उसको और बढ़ाएं, तभी इस जलवायु परिवर्तन की समस्या से हम निपट सकते हैं। इसे सभी देशों द्वारा जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को समाप्त करने की आवश्यकताओं को दोहराना चाहिए। किसे? कोप 27 को। और पिछले शिखर सम्मेलनों के मिश्रित ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर कोप 27 जो ला सकता है उससे अपेक्षाएं अधिक नहीं हो सकती। यानी हम कह सकते हैं कि जो भी पिछली जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो ये सम्मेलन हुए हैं उनकी अपेक्षा ये नहीं कहा जा सकता कि कोई यह जादू की छड़ी घुमा देगा और जीवाश्म ईंधनों पर रोक लगाने में वह सक्षम हो जाएगा। फिर भी कोप 27 में यह कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों यह पार्टियों का सम्मेलन है क्या? तो इसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। दोस्तों यह UNFCCC यानी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन फ्रेमवर्क यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का यह एक सर्वोच्च निकाय है। इसके तहत विभिन्न प्रतिनिधियों को सम्मेलन में शामिल किया जाता है। दोस्तों यह हर साल आयोजित किया जाता है। दोस्तों कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की जो पहली बैठक हुई थी 1995 में बर्लिन में आयोजित की गई थी। दोस्तों COP अध्यक्ष का कार्यालय आमतौर पर संयुक्त राष्ट्र के 5 क्षेत्रीय समूहों के बीच ही घूमता है, यानी अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, मध्य एवं पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप तथा अन्य। तो अध्यक्ष आमतौर पर अपने देश का पर्यावरण मंत्री होता है। वह COP सत्र के उद्घाटन के तुरंत बाद वहीं पर चुना जाता है। दोस्तों अगर हम COP के महत्वपूर्ण परिणाम की बात करें जो कि लगातार 1995 से यह सम्मेलन हो रहा है, तो दोस्तों जैसे 1995 में बर्लिन में हुआ था जिसकी अध्यक्षता जर्मनी की पर्यावरण मंत्री एंजेला मर्केल ने की थी कोप 1 की। इस कन्वेंशन में सभी सदस्य देशों के मध्य एक सहमति बनी कि कन्वेंशन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कन्वेंशन में निहित प्रतिबद्धता पर्याप्त नहीं है। और दोस्तों फिर 1996 में UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का सचिवालय को बॉन में स्थानांतरण किया। दोस्तों इस तरह से 1997 में कोप 3 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की तीसरी जो बैठक, इस बैठक में क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। तो इस तृतीय सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने की दिशा में प्रथम वैश्विक यह संधि थी। इसी तरह से यह सिलसिला आगे बढ़ता गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का, और 2002 में दिल्ली घोषणा जिसमें गरीब देशों की विकास आवश्यकताओं और जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की आवश्यकताओं पर, यानी एक देश दूसरे देश को अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। इसी तरह से 2010 में कानकुन सम्मेलन, तो कानकुन में कोप 16 यानी 16वीं बैठक, यह कानकुन समझौते के रूप में आती है सामने। इसके द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को एक व्यापक पैकेज की घोषणा की गई। इसके तहत ग्रीन क्लाइमेट फंड, टेक्नोलॉजी सिस्टम, कानकुन एडाप्टेशन फ्रेमवर्क की भी स्थापना की गई थी दोस्तों। इसी तरह से कोप 21 जिसे पेरिस समझौता, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यह 2015 में लक्षित हुआ था। तो इसमें 195 देशों ने जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए कम कार्बन उत्सर्जन और धारणीय विकास की दिशा में निवेश करने पर सहमति व्यक्त की गई थी। पहली बार पेरिस समझौते के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन की दिशा में सभी राष्ट्रों को उनके ऐतिहासिक, वर्तमान और भविष्य की जिम्मेदारियों के आधार पर एक साथ लाया गया था। तो दोस्तों इसके तहत 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है तापमान को पूर्व औद्योगिक समय से, और उन्हें 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास करना है। इसके साथ साथ अमीर देशों को साल 2020 के बाद से सालाना 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग प्रतिज्ञा को बनाए रखने की भी आवश्यकता है। इसी तरह से दोस्तों 2018 में इसको कैटोवाइज क्लाइमेट पैकेज के नाम से भी जाना जाता है। 2015 के पेरिस समझौते को लागू करने के लिए एक नियम पुस्तिका को अंतिम रूप इसमें दिया गया था कोप 24 में, और यह नियम पुस्तिका जलवायु वित्त पोषण सुविधाएं और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के अनुसार की जाने वाली
कार्रवाइयां इसमें शामिल हैं। दोस्तों यहाँ पर इसको ठीक कर लीजिएगा, ये कोप 26 है। कोप 25 स्पेन के मैड्रिड में हुआ था, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। फिर कोप 26 जो कि ग्लासगो में हुई थी। तो देशों से 2022 में मिस्र में होने वाले कोप 27 द्वारा अपने 2030 के लक्ष्यों को मजबूत करने पर विचार करने का आग्रह किया है। भारत भी इस आम सहमति में शामिल हो गया है। 2070 के अपने शुद्ध शून्य लक्ष्य की उसने घोषणा की है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, पृष्ठ संख्या 1 पर आया हुआ है, इसको गवर्नेंस से जोड़ सकते हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे यूएपीए के संदर्भ में। तो दोस्तों हम इसमें यूएपीए के बारे में इस लेख में जानेंगे। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि पुलिस को न केवल बंदूक रखने वाले नक्सलियों का सामना करने के लिए सुसज्जित किया जाना चाहिए, बल्कि उन लोगों का भी सामना करना चाहिए जो कलम चलाते हैं और अपने भावनाओं का शोषण करके युवाओं को गुमराह करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी ताकतों को जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलता है, उन्हें जड़ जमाने नहीं देना चाहिए। विपक्ष लगातार सरकार पर राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ यूएपीए का दुरुपयोग करने का आरोप लगाता रहा है। तो प्रधानमंत्री ने लोगों को जानकारी अग्रेषित करने के लिए पहले उसका विश्लेषण और सत्यापन करने के बारे में लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया। तो दोस्तों यूएपीए कानून ये है क्या? तो यह कानून 1967 में आया था। तो राष्ट्र की संप्रभुता एवं अखंडता को संकट में डालने वाली गतिविधियों पर रोकथाम लगाने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। इसे 2004 एंड 2008 में आतंकवाद विरोधी कानून के रूप में संशोधित किया गया था। पहले क्या होता था, आतंकवादी संगठन को इसके अंतर्गत लाया जाता था। अब क्या है कि आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के रूप में नामित करने के लिए यूएपीए बिल 2019 को मंजूरी दी। हालांकि इसका विरोध भी किया गया। तो आतंकवाद से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए यह सामान्य कानूनी प्रक्रियाओं से अलग होता है और इसके नियम सामान्य अपराधों के नियम से अलग हैं, जहां अभियुक्तों के संवैधानिक सुरक्षा उपायों को कम कर दिया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित एक आंकड़े के अनुसार 2016 से 19 के मध्य यूएपीए के आंकड़े प्रकाशित किए गए थे, जो उसमें विभिन्न धाराओं के तहत कुल 4231 प्राथमिकी दर्ज की गई, जिनमें से 112 मामलों में अपराध सिद्ध हुआ है। तो यूएपीए के लगातार आवेदन इंगित करता है कि भारत में अतीत में अन्य आतंकवाद विरोधी कानूनों जैसे पोटा सुना होगा आप लोगों ने, प्रिवेंशन ऑन टेररिस्ट एक्टिविटी यानी आतंकवाद रोकथाम अधिनियम, इसी तरह से टाडा का नाम सुना होगा, संजय दत्त को टाडा के तहत जेल भेजा गया था। तो आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की तरह इसका अक्सर दुरुपयोग किया जाता है, ऐसा लोगों का कहना है, जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी बोल रहे थे। तो दोस्तों इससे संबंधित जो मुद्दे हैं यूपीए से संबंधित, तो आतंकवादी अधिनियम की इसमें अस्पष्ट परिभाषा है। यानी यूपीए के तहत आतंकवादी गतिविधि की परिभाषा आतंकवाद का मुकाबला करते हुए मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक द्वारा प्रचारित परिभाषा से यह काफी भिन्न है। किसी अपराध को आतंकवादी कृत्य कहने के लिए विशेष प्रतिवेदक के अनुसार 3 तत्वों का एक साथ होना आवश्यक है। यानी आपराधिक कृत्य में उपयोग किए गए साधन घातक होने चाहिए, कृत्य के पीछे मंशा समाज के लोगों में भय पैदा करना या किसी सरकार या अंतर्राष्ट्रीय संगठन को कुछ करने या कुछ करने से परहेज करने के लिए मजबूर करना होना चाहिए, तथा उद्देश्य एक वैचारिक लक्ष्य को आगे बढ़ाना होना चाहिए। दूसरी ओर यूएपीए आतंकवादी गतिविधियों की व्यापक और अस्पष्ट जो परिभाषा प्रदान करता है, जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु या चोट लगना, किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना आदि भी शामिल है। दोस्तों यूएपीए के साथ एक बड़ी समस्या है कि इसमें एक धारा है 43D का 5 कॉलम। यदि पुलिस किसी व्यक्ति के लिए यूएपीए के अंतर्गत आरोप पत्र दायर करती है एवं यह मानने के लिए उचित आधार है कि प्रथम दृष्टया आरोप सत्य है, तो व्यक्ति को जमानत मिलना मुश्किल होता है, जबकि जमानत स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार की सुरक्षा और गारंटी देता है। तो भारत में न्याय वितरण प्रणाली की स्थिति को देखते हुए लंबित मुकदमे की दर
औसतन 95.5% है, यानी पेंडेंसी ऑफ ट्रेल्स। इसका मतलब यह है कि हर साल 5% से कम मामलों में मुकदमा पूरा चलाया जाता है, जिस कारण आरोपियों को लंबे समय तक कारावास में रहना पड़ता है। इसमें धमकी देने की भावना या लोगों में आतंक का डर पैदा करने जैसे कोई भी कार्य शामिल हैं, जो सरकार को इन कृत्यों के आधार पर किसी भी सामान्य नागरिक या कार्यकर्ता को आतंकवादी साबित करने के लिए असीमित शक्ति प्रदान कर देता है। तो यह राज्य प्राधिकरण को अप्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की शक्ति देता है जिनके बारे में यह मानता है कि वे आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं। तो इस प्रकार राज्य खुद को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता की तुलना में अधिक अधिकार देता है। दोस्तों, संघवाद को कम आंकना, यानी कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह संघीय ढांचे के खिलाफ है, क्योंकि यह आतंकवाद के मामलों में राज्य पुलिस अधिकार की उपेक्षा करता है। और यह देखते हुए पुलिस भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य का विषय है। और अभी कल के ही खबर में आप लोगों ने सुना ही होगा कि सभी राज्यों में एक समान नीति एवं व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर लागू करने की बात की जा रही है और 2024 तक प्रत्येक राज्यों में एनआईए का कार्यालय गठित करने की बात की जा रही है। इससे कहीं न कहीं राज्यों में असंतोष होगा। तो इस तरह से गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम से संबंधित कुछ मुद्दे हैं, इनको लेकर के विरोध भी होता है, लेकिन इसमें संशोधन के बाद एनआईए को असीम शक्ति मिल गई है। यही कारण है कि राज्य इसका विरोध करते हैं, विपक्ष भी इसका विरोध करता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, पृष्ठ संख्या 8 पर आया हुआ है, इसको राज्य व्यवस्था से जोड़ सकते हैं। एंगर इन हिमाचल प्रदेश ओवर एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब नोटिफिकेशन ऑफ हट्टीज। तो यहां पर हट्टी जनजाति को, यानी हिमाचल प्रदेश में हट्टी जो जाति थी, याद रखिएगा, हट्टी जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के बाद काफी विरोध हो रहा है। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सिरमौर जिले में हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में लाने की घोषणा से कुछ वर्गों में नाराजगी है और अभी हाल ही में यहाँ पर चुनाव होने हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों, जिले में एकमात्र एसटी समुदाय, गुर्जर और अनुसूचित जाति समूह ने इस कदम पर चिंता व्यक्त की है। चूंकि हट्टी समुदाय कहा जाता था, यह एक समृद्ध समुदाय है और इसे क्यों जनजातीय समूह में डाला गया। तो दोस्तों, यह अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की प्रक्रिया क्या है? तो दोस्तों, जनजातियों को अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब की सूची में शामिल करने की प्रक्रिया संबंधित राज्य सरकारों की सिफारिश से शुरू होती है, जिसे बाद में जनजातीय मामलों के मंत्रालय को भेजा जाता है, जो समीक्षा करता है और अनुमोदन के लिए भारत के महापंजीयक को इसे प्रेषित करता है। और इसके बाद अंतिम निर्णय के लिए कैबिनेट की सूची भेजे जाने से पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मंजूरी मिलती है। तो इस तरह से इस प्रक्रिया के द्वारा अनुसूचित जनजाति घोषित की जाती है। और दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की यह हट्टी जनजाति काफी घनिष्ठ समुदाय से यह बिलोंग करती है। इसके कस्बों में हाट नामक छोटे बाजारों में घरेलू सब्जियां, फसल, मांस और ऊन आदि बेचने की अपनी परंपरा की वजह से यह जानी जाती है। दोस्तों, यह समुदाय 1967 से ही मांग कर रहा था, जब उत्तराखंड के जौनसार बाबर इलाके में रहने वाले लोगों को आदिवासी का दर्जा दिया गया था। तो दोस्तों, यह उत्तराखंड आप देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश भी से भी जुड़ा हुआ है। भारत में अगर देखा जाए तो कुल 705 जनजातियां हैं जिन्हें अधिसूचित किया गया है और सबसे अधिक संख्या में आदिवासी समुदाय अगर देखा जाए तो उड़ीसा में पाए जाते हैं। इसी तरह से थोड़ा सा तथ्यात्मक याद रखिएगा, प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक जनजाति समूह यानी 94.4% मिजोरम में पाया जाता है और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ दिया जाए तो 94.8% लक्षद्वीप में पाया जाता है। और जनसंख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे अधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। तो यह भी ध्यान रखेंगे। और भारत की प्रमुख जनजातियां जैसे कि गद्दी, बकरवाल उत्तर में हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में गुर्जर, किन्नौर, उत्तराखंड में थारू, भोक्सा, भोटिया, जौनसारी, माहीगीर, बनरावत, ऐसे जो है यह प्रमुख जनजातीय समूह हैं। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में जैसे अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, आपातानी, तो ऐसे ही एक इसकी लिस्ट बना लीजिए। अब बढ़ते हैं दोस्तों पृष्ठ संख्या 10 पर, सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर यानी इसको स्वास्थ्य से जोड़ सकते हैं। 21.4 लाख
टीबी केसेस नोटिफाइड इन इंडिया 2021। यानी हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 जारी की है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2021 में कुल 21.4 लाख टीबी के मामले नोटिफाई किए थे, जो 2020 की तुलना में 18% ज्यादा हैं। तो साल 2021 के लिए भारत में टीबी का केस प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 210 है, जबकि आधार वर्ष 2015 के आधार पर देखा जाए तो यह 256 थी, यानी 18% की गिरावट आई है, जो कि वैश्विक औसत में 11% से 7% अंक बेहतर है। तो यह आंकड़े सबसे बड़ी से छोटी केस की संख्या के मामले में भारत आज भी 36वें स्थान पर है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन 27 अक्टूबर को यह रिपोर्ट जारी किया था और पाया कि दुनिया भर में टीबी के निदान, उपचार और बीमारी पर कोविड-19 महामारी का असर रहा है। और दोस्तों 2021 में तपेदिक के कारण 10.6 मिलियन से अधिक लोग बीमार हुए। 2020 के आंकड़ों की तुलना की जाए तो 4.5% की वृद्धि हुई है। 6 मिलियन लोग तपेदिक से अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें से 1,87,000 HIV के भी मरीज थे। तो दोस्तों दवा प्रतिरोधी तपेदिक यानी DR टीबी का बोझ 2020-21 के बीच 3% बढ़ गया। तो पिछले साल रिफैम्पिसिन प्रतिरोधी टीबी के 4,50,000 नए मामले दर्ज किए गए थे। तो रिपोर्ट के अनुसार टीबी के रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या 2019 में 7.1 मिलियन से गिरकर 2020 में 5.8 मिलियन हो गई और 2021 में स्थिति में सुधार हुआ, जिसमें 6.4 मिलियन लोगों ने टीबी की रिपोर्ट की। तो रिपोर्ट किए गए टीबी मामलों की संख्या में कमी का मतलब है कि अनुपचारित टीबी रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो टीबी संक्रमण के अधिक सामुदायिक संचरण के साथ साथ टीबी से होने वाले मौतों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि आवश्यक टीबी सेवाओं पर वैश्विक खर्च 2019 में 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 2021 में 5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। तो दोस्तों यह 2022 तक सालाना 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक लक्ष्य का 50% से कम है। यानी पिछले 10 वर्षों में 79% 2021 में टीबी सेवाओं के लिए धन घरेलू स्रोतों से था। तो इस तरह से निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए बाहरी फंडिंग का मुख्य स्रोत ग्लोबल फंड से एड्स, तपेदिक और मलेरिया से लड़ने के लिए है और अमेरिकी ग्लोबल फंड इसका सबसे बड़ा दानदाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भारत के द्वारा जो टीबी को मुक्त करने के लिए जो भारत की पहल है, तो राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम। तो दोस्तों यह टीबी पर नियंत्रण के लिए 1962 से राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम लागू किया गया है। इसके अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक सुपरविजन एवं मॉनिटरिंग इकाई के रूप में जिला क्षय निवारण केंद्र की स्थापना की गई है। इसी तरह से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, जो कि वर्ष 2025 तक देश से क्षय रोग को खत्म करने के लक्ष्य के लिए यह प्रतिबद्ध है। और दोस्तों इस अभियान के तहत 40,000 से अधिक निक्षय मित्र देश भर में 10.45 लाख तपेदिक मरीजों की फिलहाल मदद कर रहे हैं और अब तक देश भर में 10,45,269 से अधिक रोगियों की सहायता के लिए 40,492 दानदाता आगे भी आए हैं। टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान 2019 में शुरू किया गया था। इसी तरह से दोस्तों सक्षम परियोजना टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस द्वारा DRTB रोगियों को मनोसामाजिक परामर्श प्रदान करने के लिए यह परियोजना शुरू की गई थी। तो दोस्तों भारत सरकार ने देश भर में एक निजी क्षेत्र के कार्यक्रम JEET, जिसे क्या कहेंगे, ज्वाइंट इफर्ट फॉर एलिमिनेशन ऑफ टीबी, को शुरू करने के लिए ग्लोबल फंड के साथ भागीदारी की थी। इसी तरह से निक्षय पोषण योजना भी, इसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना है। तो 2020-21 के दौरान भारत ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कार्यक्रम के माध्यम से टीबी रोगियों को $89 मिलियन का नगद हस्तांतरण किया गया। तो इस तरह से भारत 2025 तक के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि संयुक्त राष्ट्र 2030 का जो टारगेट रखा गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों विविध समाचारों में। यहाँ पर आप देख सकते हैं केरल से संबंधित खबर है। वायनाड डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ के एक किसान हैं, उन्होंने क्रिएट किया है अशोक चक्र यूजिंग पैडी आर्ट। तो यह जो पैडी आर्ट है दोस्तों, इसको टैम्बो कला कहा जाता है। ये एक जापानी कला
कला है, जिसमें किसान कलाकार खेत में विभिन्न रंगों के चावल की किस्में लगाकर अपनी पसंद के विशाल चित्र बनाते हैं। और टेम्बो एटो में खेतों का उपयोग कैनवास के रूप में किया जाता है, जबकि धान की किस्मों को रंग के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यह कृषक थे और केरल है, इसे मानचित्र में देखिएगा आप। केरल, यहाँ पर कर्नाटक है और यह तमिलनाडु, दो राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेम्बानाड लेक है, यहीं अस्टाईमुदी लेक भी है। वेम्बानाड दे यानी यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ के केरल में जो लैगून झीलें होती हैं उनको कयाल कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। पेरियार नदी बहती है यहीं पर, पेम्बा नदी बहती है, पेरियार नेशनल पार्क भी है। इन सब बिंदुओं को जरूर देखिएगा। दूसरा है फिलीपींस में ट्रॉपिकल स्टॉर्म नलगे, याद रखिएगा नलगे से 45 की मृत्यु हो गई है। तो दोस्तों यह फिलीपींस कहाँ है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रशांत महासागर में स्थित यह द्वीपीय देश कह सकते हैं। यहाँ पर फिलीपीन सागर है, इधर साउथ चाइना सी है। तो साउथ चाइना सी को लेकर के चीन लगातार विवादों में रहा है, इसमें फिलीपींस भी इसका विरोध करता है। तो ये लुजोन स्टेट है, इसे याद रखिएगा। फिलीपीन की कैपिटल मनीला, इसमें अगर पूछा जाए इस मानचित्र में तो कहाँ है उसे आपको बताना है। इसी तरह से दोस्तों माउंट आपो, यहाँ पर जो है वॉल्केनिक माउंटेन, जैसे माउंट मेयान, यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया उद्गार होता रहता है। सेलेबेस सी है, सुलू सी है। तो इस तरह से मैपिंग से प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आ जाते हैं। माउंट ताल भी है और लेक ताल भी है, ये वॉल्केनिक इरप्शन से निर्मित झील है। तो इस तरह से इनको भी देखिएगा। और दोस्तों आज के मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न में अनुसूचित जनजाति की सूची में एक जनजाति को शामिल करने की प्रक्रिया सत्ताधारी सरकार के विवेक पर बहुत कुछ छोड़ देती है। क्या आप सहमत हैं? आलोचनात्मक विश्लेषण करें। तो दोस्तों इसमें जो है वर्तमान संदर्भ को लेते हुए, हिमाचल प्रदेश की घटना को लेते हुए आपको इसमें जनजातियों की प्रक्रिया क्या है उसको बताते हुए आगे बढ़ना है। और यहां पर देख सकते हैं कि क्या राजनीतिक लाभ के लिए भी जनजातियों को शामिल किया जाता है, थोड़ा सा इसका आलोचनात्मक आपको विश्लेषण करना है। तो 3 भागों में प्रश्न के उत्तर को तोड़िए। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई वित्त की कमी की वजह से नहीं बल्कि इच्छा शक्ति की कमी के कारण धीमी हो रही है। इस उत्तर को भी आप बहुत ही सुंदर तरीके से लिख सकते हैं। दोस्तों आज के लिए आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी। दूसरा प्रश्न है, आपातानी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, आपको इसका उत्तर देना है। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।